नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम लेके आए आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी पी वाई क्यू लेके आए। एमसीक्यू नहीं लेके आए, एमसीक्यू तो वो है ही है, यानी उनका एक टाइप है एमसीक्यू का जिसे हम पी वाई क्यू कहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी आपको जैसे भी पता होगा, इस चैनल से जुड़ने का आपको क्या फायदा होने वाला है। आपको मिल सकती है एक बढ़िया सी नौकरी, जो है या तो वो किसकी, शिफ्ट अटेंडेंट की मिल सकती है, लाइनमैन की मिल सकती है, जीएसओ जेई की मिल सकती है, ठीक है, रेलवे की मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी यहाँ पे न्यूज़ बैच आपका थ्योरी सुबह चलती है और एमसीक्यू शाम को चलते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आपको सारे के सारे डाटा बिल्कुल जितने क्वेश्चन बनते हैं आज तक सारे करवा दूंगा मैं पेपर से पहले। डेली अपनी क्लास रहने वाली है, जितनी कोशिश होगी कोशिश करूंगा भी, ठीक है। लेकिन आपका जो फर्ज बनता है वो ये बनता है भी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रोत्साहित कीजिए। क्योंकि आपको मेरे साथ जुड़ने पर ये जो फायदा होगा वो होगा भी, आपको इतने बढ़िया क्वेश्चन करवाए जाएंगे भी, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, ठीक है ना। और मिल जाएगी अगर आप मेरे साथ थ्योरी करते हो। आज आप क्वेश्चन करोगे और आपने थ्योरी मेरे से पढ़ी है ना, तो मैं गारंटी शुदा कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सारे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टोटल जितने हैं, कुछ डबल 3 बार 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैं साथ में नहीं लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन को एक बार यानी 10 बार रिपीट हुआ है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ चुका है तो 10 बार नहीं करवाया जाएगा। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज आपने पहली क्लास से देखा है और आप देखना चाहते हो तो इसके ऊपर बहुत क्लासें डल चुकी है। डेली क्लास आती है आपकी बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ, घंटे 1.5 घंटे की क्लास रहती है और उस चीज़ को आप कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं फिर बता दूं, ज़्यादा आपका जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए उतने ज़्यादा आप कमेंट छोड़िए। जितने ज़्यादा कमेंट की तादाद होगी, जितने ज़्यादा, ठीक, आपके कहने पे स्टार्ट किया है भी क्वेश्चन करवा दो सर, बार बार कमेंट आ रहे, तो आपका इतना फर्ज बनता है भी, आपके कहने से मैं इतना कर सकता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन करवा सकता हूँ, जो इतने बिजी शेड्यूल से भी आपके लिए टाइम निकाल सकता हूँ। तो आपका भी एक फर्ज बनता है भी, आप ही मेरे कहने से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। 10 सेकेंड में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं है भी आप 10 सेकेंड कहीं नहीं बिताते हो। पहला क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोचेंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो इस क्वेश्चन की डिटेल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं से भी पढ़ी आपने, सब बढ़िया पढ़ाते हैं जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना फ़ायदा होगा, आपको निःशुल्क पढ़ाया जाता है बस, ठीक है। दूसरा फ़ायदा होगा, अगर किसी टीचर की आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, हर बच्चे की अलग अलग क्या होती है, चॉइस होती है। वो किस तरीके से समझना चाहता है, हर दिमाग कैसे उस दिमाग उसका किस चीज़ को कैच ज़्यादा कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर देते जाइए और मैं क्वेश्चन छोड़ के भी जाता हूँ आपके लिए, ठीक है। यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल गुणा हो जाता है। यानी कितने गुणा हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ये क्वेश्चन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है। आपने कूलम का नियम पढ़ा है? बोलो जी हमने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लियो भाई, ठीक है। कूलम के नियम के अनुसार जो बीच में लगने वाला जो बल होता है वो किसके समानुपाती होता है, के, ठीक है। एक कांस्टेंट होता है Q1 गुणा Q2, ठीक है, ये भी जान लिया होगा आपने। और किसके, आर स्क्वेयर। ये आपको फार्मूला आता है, आपको 3 फार्मूले ऐसे बताऊंगा जिससे सारे चार्ज के क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा न्यूमेरिकल आ जाए, 3 फार्मूले से हो जाएंगे। और वो फार्मूला एक याद करना पड़ेगा, उसके अर्ध गर्द घूमेगा, मैं दूंगा, सिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसने कहा है भी दो आवेश है, उनको उनकी दूरी पहले मान लो 1 थी, पहले दूरी क्या थी, 1 थी, और अब इसने बढ़ा के इसको क्या कर दिया, 2, यानी Q1 था और Q2 था, ठीक है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, रट्टे मारनी जरूरी नहीं है। Q1 था, Q एक आवेश ये था, इसकी दुगनी क्या, दूरी क्या कर दी, दुगनी, यही कहा है ना। आवेशों की दूरी क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा, कितने गुणा हो जाएगा बताइए। आपको जी निकाल लेते हैं। के की वैल्यू का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, दूरी का मैटर है। यानी एफ जो होता है वो किसके है जी, Q1 Q2, ठीक है ना, के और आर स्क्वेयर। अब इस पूरे फार्मूले को नहीं उठाना है, क्योंकि आपको क्या मान लेना है यहाँ पे, के की वैल्यू 1 मान लेनी है, Q1 की 1 मान लेनी, Q2 क्योंकि दिया नहीं 1 मान लेते हैं, ठीक है।
तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, 1/r² के। ठीक है, इसने पहले कह दिया भी पहले जो दूरी थी वो कितनी थी, 1 थी, तो आप कहोगे जी एफ बराबर 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा। अपने पास से ले लेते हैं ना, तो आप कहोगे जी आंसर आया 1 न्यूटन। आंसर कितना आया, 1 न्यूटन। दूसरी दूरी इसने क्या किया, दुगनी कर दी जी, बस यही तो है, दुगनी की है ना, कहीं आधी उदी नहीं कर दी हो। दो के यानी 1 को क्या मान लिया, दुगना, 2 का क्या हो गया, स्क्वायर। तो आप कहोगे जी एफ बराबर हो गया 1/4 न्यूटन। ठीक है ना, तो 1/4 न्यूटन हुआ है। पहले क्या था, 1 था, अब कितना भाग है, 1 का चौथा भाग, यानी अनुपात निकालें। एफ इसको 1 ले लेते हैं मान लो, ठीक है, और इसको F2 ले लेते हैं, तो F1 किसके बराबर है, तो आप कहो जी F1 का मान जो है वो 1 है, अनुपात F2 का मान कितना, 1/4 है। तो F1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अनुपात भी पूछ लिया आपसे, 4:1, यानी कितना गुणा कम हो गई F2, 4 गुणा कम हो गई। कितनी गुणा कम हो गई, 4 गुणा कम, क्योंकि नीचे वाला का मतलब 1 का चौथा हिस्सा। आपको जी कम ना, हमें तो वैसे बताओ जैसे हम मैथ करते हैं, 0.25 हो गई न्यूटन, तो 0.25 न्यूटन घटेगी या बढ़ेगी, आप कहोगे चौथा हिस्सा ही तो पाइया रहा है, पाइया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, कम हो गई, तो आप कहोगे 4 गुणा कम हो गई। ऐसा सूत्र आपको बार बार देखने को मिला। इस फार्मूले को आपने रट लिया या आपने याद कर लिया, मेरे साथ अब आप जुड़े हो तो आपने याद कर लिया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक एक चीज को छांट छांट के बताया मैंने, के को किस प्रकार से, पाई आर, ई नोट, ई आर, सारी चीजें। तो आप बताओ कैसा हो जाएगा जी, 4 गुणा घट जाएगी, 4 गुणा घट जाएगी, 4 गुणा घट जाता है। आंसर आ गया, बहुत आसान था जी, बहुत ही आसान था। वो कह दे जी, अब आपको ये कह दे, मान लो पहले दूरी थी कितनी भी, अब उसको क्या कर दिया, 4 गुणा कर दिया, 4 गुणा कर दिया, तो बताइए कितना गुणा। तो कुछ नहीं करना है, पहले 1 थी जी और अब 4 गुणा किया है, तो यानी 4/स्क्वायर, यानी 16 गुणा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16 गुणा। 3 गुणा करे, 3 3 9 गुणा कम हो जाएगी। ठीक है ना, दूरी को करे तब, दूरी को करे तब, क्योंकि ये विलोम अनुपाती है। जब नीचे वाला कोई बढ़ाया जाता है, वो कहते हैं दूरी को बढ़ाने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या होगा, दूरी को बढ़ाने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी दोनों के बीच की, आकर्षण बल क्या होगा, कम होता जाएगा। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, आकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम। दूरी कम होगी, दूरी नीचे वाला कम होगा, तो F क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन था ये, इतना समझा दिया आपको। कमेंट करके जरूर बताओ आप। दूसरा क्वेश्चन है, देखो जी, न्यूमेरिकल वूमेरिकल कुछ नहीं है, ऐसे ही हलवा बनाया जा रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गुणा भाग करना है बस आपको। क्या करना है जी, गुणा भाग। कैसे करना है, देखो, 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी वोल्ट बराबर कितने हैं, 6 है जी। ठीक है, एक तो पता चल गया। साफ दिखाई नहीं देता क्या यार, देखो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किसकी क्वालिटी में, इसकी पिक्चर विक्चर की क्वालिटी में, अपने पढ़ाने की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, 6 वोल्ट के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कुलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, बताइए कितनी ऊर्जा दी जाती है, आपको पता है क्या। क्या जी, 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से अगर प्रवाहित प्रत्येक कुलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, कि कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या निकालना है, बताइए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको। ठीक है ना, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ईवी होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, एक तो ऊर्जा की इकाई और क्या होती है, कैलोरी होती है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, एक वाट सेकंड होती है, वाट सेकंड भी होती है। ठीक है, और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, एक ऊर्जा की इकाई जूल भी होती है। क्या होती है, जूल होती है। एक ऊर्जा की इकाई एटीपी भी होती है। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होती है। इसको किस ढंग से निकालें जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पता चल गया हमें, कैलोरी पता चल गया, लेकिन ये जूल है, जूल किसकी इकाई, इसकी है, इलेक्ट्रो वोल्ट के बराबर है।
आप मेरे को बताओ कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने कितने वोल्ट? 6। ठीक है ना। देखो ईवी से निकलेगा ये। कैसे निकलेगा? ईवी। यानी हमें क्या दिया है? ऊर्जा निकालनी है। ठीक है ना। क्या निकालना है? ऊर्जा निकालनी है। किसके? ईवी। ऊर्जा बराबर क्या होता है? ईवी होता है। क्या होता है? ईवी। तो प्रत्येक कूलम आवेश। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊर्जा निकालनी है। तो आपको वोल्ट तो दिया हुआ है जी। वोल्ट क्या दिया हुआ है जी? 6 दिया हुआ है। और ई की वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम होती है। ठीक है। और गुणा में क्या करना है? 6 करना है जी। तो आपको ये भी पता होना, 16×6 = 9.6 गुणा में 10⁻19 गुलाम की जगह क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। बस यही था। इसमें ऑप्शन है क्या? यही है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। आपके दिमाग में क्या आता है? देखो कुछ मैं थोड़ा देर बाद में आपको ऐसी चीज दूंगा, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको देने का फायदा है। अगर रेगुलर नहीं हो तो इसका मतलब आप देख के भाग जाओगे, फिर हमारी तो लीक हो जाएगी वीडियो, फार्मूले लीक हो जाएंगे ना। 3 फार्मूले ऐसे हैं, 3 फार्मूले, जो एक फार्मूले से 3 फार्मूले बने हुए हैं और तीनों का कहीं ना कहीं से लिंक है, कैसे न कैसे लिंक है। उससे सारे के सारे आवेश का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको एक फार्मूला याद करना है, वो अपने आप साथ में चेप देना। जब भी ऊर्जा की बात करें तो वो किसे करेगा मैं बताऊंगा आपको, ये बात मेरे साथ बने रहो आप। ठीक है ना। कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा। बस गुणा ही तो करना था। और ईवी क्या होता है? ये किसके बराबर आता है? जूल। क्योंकि ऊर्जा किस में मापी जाती है? यहाँ पर जूल में मापी जाती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा की इकाई कहाँ काम आती है जी? ये इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड वगैरह हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पे काम ले जाती है। अब ऊर्जा की अलग अलग इकाई है। कैलोरी कहाँ? उष्मा की जहां बात कर रहे हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? कैलोरी का। ठीक है ना। वाट सेकंड हम किस वहां पर बात करते हैं जहां पर आपके घरों के अंदर वगैरह, ठीक है ना, एनर्जी मीटर यानी बिजली की खपत वगैरह निकालने के लिए, बिजली की खपत वगैरह निकालने के लिए कितनी ऊर्जा व्यय हुई है। जूल हम कहाँ यूज करते हैं? जूल हम एक तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए यूज करते हैं, अपने मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूज करते हैं। एटीपी आपके शरीर के अंदर कोशिकीय ऊर्जा को मापने की इकाई है, याद कर लेना, ये काम आएगा। किसको? कोशिकीय इकाई को मापने की, कोशिकीय ऊर्जा को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा, आपकी तरह सरकारी नौकरी की तरह प्यारा क्वेश्चन है भैया। ये लो जी। ठीक है ना भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है अपने को, ये भी कैसे कैसे क्वेश्चन लगते हैं, पीडीएफ वीडीएफ कैसे लगती है। ठीक है। लेकिन आपको देखो, आप कहीं पे क्वालिटी देखते हो ना, कोई टीचर व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा रहा है, कोई टीचर अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है और बढ़िया पढ़ा रहा है ना, तो आप ऐसे मत देखा करो भी ये डिजिटल बोर्ड होता तो मजा आता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है आपके लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो आपका फर्ज बनता है उसकी सपोर्ट करो आप। ठीक है। हमारा भी सपोर्ट करने का आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप जब सपोर्ट करोगे तभी हम आगे जा पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, घंटे 1.5 घंटे का अपने को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। क्लियर। वायु में द्विविद्युतिक नियंता के माध्यम को दो छोटे बिंदु के आवेशों के बीच बल का अनुपात। आसान आसान क्वेश्चन पीछे रखे हैं मैंने, मुश्किल लेके आया हूं, क्योंकि जिन्हें नहीं पढ़ना है वो भाग जाएंगे। अब जी कुछ भी तो नहीं है यार। एफ बराबर क्या होता है? के नियंता का, तो इसका फार्मूला ये लगेगा कि Q1 गुणा Q2 बटे में आर स्क्वायर, कुलम का नियम लगेगा। आवेश का जिक्र आए तो 2-3 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं बस। दोनों बीच बल का अनुपात क्या होगा? इसने बल का अनुपात पूछा है, और किसके बीच पूछा है? दो छोटे बिंदुओं के बीच पूछा है। क्या पूछा है? दो छोटे बिंदुओं के। और इसने क्या दिया? वायु में द्विविद्युतिक नियंता के माध्यम में दो छोटे बिंदुओं के बीच के बल का अनुपात। यानी जो इसने पूछा है वो क्या पूछा है? इसने पूछा है जी, एक तो F आपको पता ही है, F बराबर K, यानी K की वैल्यू क्या होती है जी? Q1 Q2। ठीक है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं, क्योंकि इसने इसका रिलेशन नहीं दिया, इसको टोटल को हमने एक मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जानना क्या है K के बारे में? 1/4 पाई ई नोट और ई आर जानना होगा आपने। सापेक्ष सापेक्षिक विद्युतशीलता, ये निर्वात में विद्युतशीलता, ये 4 पाई। ठीक है ना। तो निर्वात में विद्युतशीलता और
वायु में विद्युतशीलता की इसने क्या पूछी है, एक इकाई पूछी है, उसके अंदर क्या अनुपात पूछा भी, बल कितना होगा। तो देख लो F1 है जी, इसके अंदर क्या है जी, कुछ भी तो नहीं है, F1 K है और K Q1 गुणा Q2 है, ठीक है ना, और आर स्क्वायर है। इसने K की वैल्यू कितनी दी है, यानी एक में तो इसने वायु कह दिया। वायु के अंदर जो होता है, जो इसके अंदर जो ई आर आएगा, दोबारा देख लो एक बार, K बराबर क्या है, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई नोट ई आर रिलेटिव, ठीक है, परमिटिविटी जो होती है उसकी। अब गुणा में मैंने क्यों इसको क्या मान लिया, एक मान लिया, क्योंकि इसकी कोई रिलेशन नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है इन्हें, वायु के अंदर क्या होती है, एक होती है, क्या होती है, एक होती है, दूसरे के अंदर पूछी है, ठीक है ना। तो एक होती है तो इसको हम कहेंगे, बाकी का कोई मतलब नहीं रहता वह, यहाँ से 1/4 दूसरे में भी आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट एक, जिसकी वैल्यू दी है, तो इसकी k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एक मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक तरफ तो k बराबर क्या हो गया, एक हो गया, और लेकिन दूसरा k क्या है, दूसरा k क्या है, तो आप कहोगे जी दूसरा k जो है, एक तो k बराबर ये हो गया, अब दोनों को अनुपात में रखो, एक तो k कहा और एक k जो 1 है उसका एक दे दिया उसने, ठीक है, क्या दे दिया, एक, और एक के पूछा है इसने, तो उसकी जगह के रखेंगे। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, एक के अनुपात एक, इसको ज़्यादा मैं डीप में नहीं ले जाना, कंफ्यूजन में मत रहना। सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या आंसर दे देना, के अनुपात एक, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखता, पूरा बोर्ड भरता, ऐसे ऐसे करता, हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी जो होगा वायु की तुलना में बाकी क्या होती है, विद्युतशीलता जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है या एक से कम होती है, आपको पता है। तो आपको विद्युतशीलता निकालना माध्यम में और उसके अंदर, तो एक से अधिक होती है विद्युतशीलता, हमेशा क्या होती है, एक से अधिक होती है। यानी ई आर जो होता है, ई आर की वैल्यू क्या होती है, एक से अधिक होती है, ये बताया भी है मैंने, क्या होती है, एक से अधिक होती है, क्या होती है, एक से अधिक होती है, क्योंकि विद्युतशीलता होती क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, के अनुपात एक हो जाएगा। आवृत्ति जितनी होगी बिजली का झटना उतना ही खतरनाक होगा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा याद हो तो। फ्रीक्वेंसी जो होती है, पहली बात तो आवृत्ति क्या होती है, सेकंड में चक्रों की संख्या, और इसको मापते किससे, हेर्ट्ज से मापते हैं, किससे मापते हैं, हेर्ट्ज से मापते हैं, ये याद कर लेना, इसकी इकाई क्या है, हेर्ट्ज, ठीक है। और आपको बताया भी होगा हमारे देश के अंदर यानी भारत के अंदर जो विद्युत है उसकी जो क्या है, कितनी आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। और एक मैंने और भी बताया था यूएसए का, क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए बता दिया मैंने, 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। तो इनमें से दोनों में से कौन सी विद्युत जो है वो ज्यादा खतरनाक है, बताइए आप, भारत वाली है या यूएसए वाली है। आवृत्ति क्या होती है आपको पता ही है, अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसके अंदर, इस प्रकार से जो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसने, उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। और भारत वाली जो है वो कितने लगा लेती है, एक सेकंड में 50 चक्कर लगा लेती है। यानी उस विद्युत की, यानी एसी जो विद्युत है हमारी, यानी अल्टरनेटिव जो करंट है, यानी प्रत्यावर्ती धारा है हमारे देश की, उसके अंदर बताइए आप कितने चक्कर लगा लेती है, तो 50। और यूएसए वाली कितने लगाती है, 60, हमारे वाली 50, और यहाँ पर कितने लगा, हमारे वाली 50, यूएसए यानी अमेरिका के अंदर कितने लगाती है, 60। आपने ये पढ़ा होगा डीसी जो है, एसी की तो कितनी बता दी हमने, 50 बता दी, डीसी की कितनी होती है, तो आप कहते हो 0 हर्ट्ज होती है, कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। यानी इस डीसी के अंदर कोई भी आवृत्ति नहीं होती, क्योंकि डीसी सीधी सीधी चलती है, ये चीज़ें हमने बता रखी है आपको। अगर आप को वीडियो पसंद आती है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और ज़्यादा कमेंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, बुकों से उठाए हुए क्वेश्चन है, मेरे घर के बनाए हुए नहीं है, ठीक है, बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है, बहुत है मार्केट के अंदर बुक, आप देख लो किसी से भी सारे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बदलेंगे थोड़ी, तो वो किस कहीं से कहीं कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे की जगह मिलेंगे, कोई बुक उठा लो आप, सब बेस्ट है। 0 हर्ट्ज यानी एसी जो है कि 50 हर्ट्ज जी, समझने के लिए ये क्वेश्चन बार बार नहीं भूलोगे आप। और डीसी की कितनी है, 0 हर्ट्ज। और आपने ये बात सुनी है क्या, एसी से खतरनाक क्या होती है,
खतरनाक क्या होती है? तो एसी और डीसी में दोनों में खतरनाक कौन है? तो खतरनाक डेंजर जो होती है, डेंजरस जो है खतरनाक, वो ज्यादा खतरनाक डीसी होती है। ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है? डीसी होती है, ठीक है। और कम खतरनाक कौन सी है? एसी होती है, क्योंकि एसी आपको 50 बार 1 सेकंड में छोड़ने का जीरो पर उसकी वैल्यू कितने बार आती है? 50 बार जीरो पर उसकी वैल्यू आती है। तो 50 मौके देती है 1 सेकंड में आपको बचने के, लेकिन डीसी एक मौका भी नहीं देती आपको, ठीक है ना। डीसी एक मौका भी नहीं देती। तो ज्यादा खतरनाक कौन सी है? डीसी है, आपसे क्वेश्चन पूछे तो। और कम खतरनाक कौन सी है? एसी है तो दोनों ही खतरनाक वैसे तो, लेकिन एसी और इसकी तुलना करें तो ये है, ठीक है। अब आप इस कंसेप्ट को लेके आओ भी, 50 हर्ट्ज से जब जीरो पर आई तो क्या हो गई? वो ज्यादा खतरनाक हो गई। यानी 50 से जब जीरो पे आई तो वो क्या हो गई? ज्यादा खतरनाक हो गई। तो अब बताओ, आवृत्ति जितनी क्या होगी? आवृत्ति यानी जितनी ज्यादा हो रही है, आवृत्ति जितनी ज्यादा हो रही है, बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। इसके अंदर दो ऑप्शन भरे जा सकते हैं, या आवृत्ति, एक तो क्या भरे? आवृत्ति जितनी कम होगी, बिजली का झटका उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। एक ऑप्शन तो ये भरा जा सकता है, हाँ जी। ये ऑप्शन है क्या? कम और अधिक, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। आवृत्ति जितनी कम होगी, बिजली का झटका उतना ही ज्यादा लगेगा, यानी अधिक लगेगा। एक ऑप्शन तो हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, बिजली का झटका उतना ही कम लगेगा। यानी दोनों ऑप्शन फिल हो सकते हैं इसके अंदर। किस प्रकार से दोनों ऑप्शन फिल हो सकते हैं? कितना प्यारा क्वेश्चन था आपके लिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फिर देख लो यार, आप कंफ्यूज हो गए मेरे हिसाब से, है ना। ज्यादा आवृत्ति कम झटका, ज्यादा आवृत्ति क्या होगी? कम झटका। दिखाई दे रहा है क्या? कम आवृत्ति ज्यादा झटका, कम आवृत्ति ज्यादा झटका, यानी कम आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, और झटका, ठीक है ना, झटका, शोक, ये दो। तो दोनों, पहले आप ज्यादा भरोगे तो यहाँ कम भरना पड़ेगा, कम खतरनाक होगा। और यहाँ अगर आप भरते हो ज्यादा, देखो मैं बता रहा हूँ, आप अगर यहाँ कम भरते हो तो यहाँ क्या भरोगे? ज्यादा भरोगे। आवृत्ति जितनी कम होगी, बिजली का झटका उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। ये भी भर सकते हो। तो इसके ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं, ए और सी दोनों, ठीक है ना। अब डिपेंड एग्जामिनर पर करेगा कौन सा देगा। तो इसके लिए आप क्या करना, अगर इसमें से एक क्वेश्चन पूछे तो आवृत्ति कम वाला जो है चूज करना, कम आवृत्ति वाला चूज करना, क्योंकि दोनों सही है, मैंने आपको बता भी दिया। इसीलिए देखो, यानी कम होती गई जीरो पे। तो बिजली इनमें से कौन सी खतरनाक है? भारत वाली। क्या भारत वाली ज्यादा खतरनाक है? किसकी बजाय? अमेरिका की। अमेरिका वाली क्या है? और कम खतरनाक है, ठीक है ना। आवृत्ति, आवृत्ति कम, आवृत्ति कम, झटका ज्यादा। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लो क्या दिया हुआ है। बिजली की गति, सारे तनु बिजली बिजली कैन, है ना। बिजली की गति बताओ। ये खागी जी बिजली, यही कमा के देगी आपको थोड़े दिन बाद, है ना। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप कहोगे जी ओहो हो, बिजली ने तो वारे न्यारे कर दिया घर में। क्या कर दिया? पूरी लाइट, लाइट सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है जी, ठीक है ना। एक तो लाइट आ रही है, ऊपर से पैसे भी आ रहे हैं, और हमारी इज्जत भी दुगनी हो गई, ठीक है ना। रिश्ते वाले भी आने शुरू हो गए। तो वही बिजली है ये, ठीक है ना। क्या है? बिजली। तो बिजली की गति क्या होती है? कुछ भी नहीं होती, मैंने बार बार बता रखा है आपको। बिजली की गति यानी लाइट जो है, क्या है? बिजली, प्रकाश है, ठीक है ना, प्रकाश। उसकी गति जो होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है बिजली की गति। किसकी गति होती है? लाइट की। यानी इसने कहा है चाल जो होती है, बिजली की चाल किसके चाल के बराबर होती है? यानी 3 लाख किलोमीटर बिजली की चाल
और आपकी चाल में बहुत बड़ा फर्क है भैया। बिजली की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है ना। तो बिजली की चाल कितनी हो गई? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसको और तरीके से लिख सकते हैं जी, हाँ जी, यानी 10 5 किलोमीटर पर सेकेंड। और तरीका बता दो जी, इन बातों को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 की 5 का मतलब लाख होता है और के का मतलब 10 की 3 होता है। 3 के लिखोगे तो यहाँ से 3 काट के 5 लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है। तो प्रकाश की चाल किसके चाल के बराबर? आपकी जो आपकी विद्युत धारा होती है उसके चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल के बराबर विद्युत धारा की चाल होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन देख लो 2.8, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 2.8 सटीक तो यही है, लेकिन ये ना करके आपको क्या जाना है, याद क्या करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया होता 2.95 ऐसे करके दिया होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसको याद करना है। इसके नज़दीक कोई दे दे, ठीक है ना, इसके नज़दीक कोई दे दे बात है तो आप हो जाओगे। यानी ये तो सब गलत हो गए जी, नज़दीक नहीं आ रहे जी, तो आप बताओगे जी ये हो गई जी, क्या हो गई जी, ये हो गई। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? यानी करना पड़ेगा काम। अब काम तो आप बहुत कर रहे हो, ये भी तो काम ही है, एक पढ़ना एक काम और बहुत टेढ़ा काम भैया, है ना। हाँ जी, हम तो दिल दे बैठे सनम, ठीक है, लाइनमैन को दिल दे दिया। अब करें तो करें क्या जी, अब तो लाइनमैन के बिना मतलब रात को सोते हैं ना तो ही दिखाई देता है जी, जेई लाइनमैन, बिजली बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, लाइनमैन कहाँ गया, लाइनमैन सो रहा है ना। ऐसी बातें याद आती है जी। अब तो हम तो तड़फ रहे हैं जी नौकरी के लिए, जल्दी से जल्दी लगा दो जी, है ना। मेरे घर की थोड़ी ना है HSSC। कितना दिया है? 12 वोल्ट के साथ एक संभावित अंतर विभवांतर जो है वो 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम तक चार्ज स्थानांतरित करने में कितना काम करना पड़ेगा। यानी एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दोनों के बीच में जो अंतर है यानी उसको हम विभवांतर बोलते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं जी। विभवांतर कितना दिया है जी? 12 वोल्ट। यानी दो बिंदुओं के बीच का अंतर जो है, विभव के अंदर जो अंतर होता है वो क्या है? 12 वोल्ट। क्या है? 12 वोल्ट है। यानी अगर आपको ये कह दे यहाँ पर +12 चार्ज है और यहाँ पर क्या है? 0 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा इसका? दोनों का अंतर क्या हो गया? दोनों का अंतर हो जाएगा 12 - 0 12 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर की इकाई जो है, मरवा दिए भाई यार, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है जी? वोल्ट होती है। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर जो होता है उसे विभवांतर कहते हैं। और बाकी इस चीज को और अच्छे से पढ़ना है तो आप थ्योरी वाली क्लास जाइए। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा फैलाइए ताकि हमारा क्या हो? एनर्जी बूस्ट हो। और ज़्यादा ज़्यादा आप कमेंट ज़्यादा ज़्यादा करें भाई यार, कमेंट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं रिप्लाई ना करूँ, दिल दे दूंगा आपको, है ना, दिल दे दिया सनम। तो बताइए, 6 जूल, 14 जूल, 48 जूल, 10 जूल, 24 जूल, आपको पता है ना? बोलो जी क्या? क्यू बराबर क्या होता है जी? कार्य। और किसके द्वारा कार्य? विभव के द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा किया गया कार्य? विभव के द्वारा। यानी चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है जी? वर्क डन बाय पोटेंशियल, ठीक है ना। कार्य जो होता है वर्क बटे क्या होता है? विभव। विभव जो 3, यानी पोटेंशियल के बराबर होता है जी, ठीक है। वर्क को हम जूल में मापते हैं जी, इसको हम वोल्ट में मापते हैं। हमें दो चीजें दी हुई है जी, एक तो चार्ज दिया हुआ है जी और एक क्या दिया हुआ है जी? एक चार्ज दिया हुआ है। इनमें से हमें दो चीजें दी हुई, तीसरी निकाल पाओगे? चार्ज, यानी आपको सी बराबर क्या, इसके बराबर क्या होता है? सी। तो सी क्या दिया हुआ है जी? कुछ तो नहीं है। अगर आपने क्लास लगाई है ना, किसी भी टीचर की लगाई हो, मेरी लगाई हो तो और भी बढ़िया है। तो सी बराबर क्या हो गया जी?
जूल बटे गुलाम, एक तो इकाई ये होती है, ठीक है ना, जूल बटे, अरे 3, और आपने ये इकाई यहाँ नहीं पढ़ी होगी। एक इकाई तो क्या हो गई आपकी, C बराबर जे बटे सी, जे बटे वी हो गया। क्या दिया है जी, तोड़ना मरोड़ना नहीं है, इसको सीधा सीधा रख दिया करो। कितना दिया है, 2 गुलाम दिया है, बराबर किसके है, जूल के, जूल निकालना है। वोल्ट कितना दिया है जी, 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, इधर देखो 12 को 2 से गुणा करोगे तो जूल बराबर आ जाएगा 12 गुणा 2 बराबर आपको होगी जी 24 जूल। कितना आ जाएगा, 24 जूल। निकाल पाओगे ना। कार्य बटा कार्य, यानी आवेश होता क्या है बताओ, किसी अनंत बिंदु से, ठीक है ना, किसी अनंत बिंदु से किसी भी लाने के लिए क्या है, गुलाम, यही होता है क्या, ठीक है ना, तो उल्टा कर लो आप, बस क्लियर हो गई बात। ठीक है, और विभव क्या होता है, विभव तो, अरे विभव की इकाई नहीं पड़ी क्या आपने, वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आपको जी कार्य बटा, यानी किसी छोटे से एक चार्ज को लाने के लिए किया गया विभव द्वारा कार्य, या उल्टा लिख दो आप, ये लिख सकते हो, ये भी तो होता है ना, विभव इधर आ जाएगा, ये नॉर्मल सी बातें थी यार, नॉर्मल सी बातें थी। ठीक है, तो 24 जूल इसके आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 जूल। कुछ नहीं करना था, पकड़ के गुणा करना था बस। ठीक है, 1 एम्पीयर की धारा को किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रभावित होती है यदि 1 एम्पीयर की धारा किसी लैंप से 100 सेकंड तक, ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं, उसके बाद तो थ्योरी के नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आपके लिए हलवा लगेंगे, इसलिए मैं पहले ये करवा देता हूँ, उसके बाद आपको एनर्जी खपत न करनी पड़े, क्योंकि पहले थक जाओगे तो बाद में क्या कर पाओगे ना। 1 एम्पीयर 100 सेकंड बहती है, ठीक है, 1 एम्पीयर कितने सेकंड बहती है, चलो आपका दिमाग फ्यूज करते हैं। आपने पढ़ा कार्य, कार्य क्या होता है पता है, ठीक है ना, आपको जी शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय होता है जी, शक्ति को समय से गुणा करेंगे तो वो क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा जी, ठीक है। दूसरा, शक्ति बराबर क्या होता है जी, तो शक्ति बड़ा क्या होता है, तो कार्य बटा समय, कार्य बटा समय करोगे, कार्य बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, कार्य बटे क्या होता है, समय होता है, ये समय इधर चला जाएगा। दूसरा फार्मूला, ठीक है ना, ये आएंगे आपके। अब शक्ति जो होती है अगर विद्युत के अंदर मापी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट गुणा धारा, क्या कहते हैं, वोल्ट गुणा धारा। पता चल गया क्या, ठीक है। वोल्ट गुणा धारा, कार्य की जगह क्या लिख सकते हैं आप, कहो जी कार्य की, शक्ति की जगह हम कार्य बटे समय लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो कार्य बटे समय किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट गुणा धारा के, क्या हो जाएगा, वोल्ट गुणा धारा के। ठीक है, और ठीक है, एक तो ये हो गया, यहां से ये बात तो हो गई जी, ये चीजें याद करने योग्य हैं आपके, धीरे धीरे मैं करवाऊंगा, यानी मेरे को यहाँ पे व्यू का लालच नहीं है, भी आपको आसान से आसान क्वेश्चन करवा के और कम से कम क्वेश्चन करवा, आसान से आसान क्वेश्चन करवा के आपको छोड़ दें, क्योंकि आपको लगाना है सरकारी नौकरी, तो थोड़ी चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। अब बताओ, बताओ जी, क्या होता है, गुलाम बराबर क्या होता है, याद है क्या, आवेश किसके बराबर होता है, ये चीजें याद हो गई तो आवेश किसके बराबर होता है, तो आवेश होता है जी कार्य बटे, कार्य बटे विभव, कार्य बटे विभव। ठीक है, ठीक है, कार्य बटे विभव। तो जी आवेश इसने पूछा है, तो क्या हम कार्य को क्या लिखते हैं जी, वी, कहाँ लिखा है मैंने, देखो कार्य क्या होता है, तो शक्ति जो होती है वो क्या होती है आपको जी, शक्ति जो होती है वोल्ट
एम्पियर होती है तो वोल्ट यानी एम्पियर, ठीक है ना। शक्ति क्या है, वोल्ट एम्पियर। गुणा में क्या होता है, समय होता है, वीटी होता है। क्या होता है, वीटी होता है। क्या होता है, कार्य वीआईटी होता है। कार्य क्या होता है, वीआईटी होता है, ठीक है। इसने कार्य करवाया, एम्पियर वर्क वगैरह वगैरह, ठीक है। कार्य को क्या लिख सकते हो आप, कार्य को तो आपने बताया जी वीआईटी लिख सकते हैं जी, ठीक है। और विभव को क्या लिख सकते हो आप, वोल्ट लिख सकते हैं जी, वोल्ट लिख सकते हैं जी। तो यहाँ से अपने पास एक और इकाई और एक आवेश, ये याद करने, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे ना तो 8 क्वेश्चन इसी फार्मूले से आ जाएंगे, इसलिए इस पे इतना जोर दिया गया है, बाकी क्वेश्चनों पे जोर नहीं दिया जाता। आवेश क्या हो गया जी, तो आई टी हो गया। आवेश क्या हो गया, आई टी हो गया, बस। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, यानी आपके पास एक फार्मूला आ गया, Q बराबर आई टी, और कहाँ से आया मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे ऐसे करके इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। किस प्रकार से पेश किया गया है वो चीजें भी हमने बता दी है ना। आई टी हो जाएगा, बस बस बस। अब तो क्या है जी, अब तो कुछ रहा ही नहीं, ये कोई क्वेश्चन है जी, आपने तो बताया था बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो क्या बराबर पूछा, क्या है, आवेश पूछा है, क्या बराबर क्या है, वी। बस अब जितने क्वेश्चन होंगे वो आईटी याद रखो, आईटी क्यू आई टी क्यू आई टी क्यू आई टी क्यू आई टी, बस इससे हो जाएंगे। यानी कितना, आई का मान कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, एक क्या दिया हुआ है, 1 एम्पियर। गुणा में समय हमेशा किस में मापते हैं, सेकंड में, 100 सेकंड। तो बराबर गुलाम किस में आ जाएगा, तो आपको जिसका आंसर तो 100 गुलाम आ गया, क्या आ गया, 100 गुलाम, आंसर हो जाएगा 100 गुलाम, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कर सकते हो आप, ठीक है। सारे तनु बिजली बिजली कैन है, वाह जी वाह, बिजली है। तो क्या हाल है आपके, क्वेश्चन सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। कहाँ पहुंच गए हम, हाँ यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था जो बार बार तंग कर रहा था ना। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सिलेक्शन दिला सकता है, ये क्वेश्चन आपको पक्का सिलेक्शन दिला सकता है। आपको कैसे जी, सम विभव यानी एक समान विभव, यानी समान पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, ठीक है ना। पृष्ठ पर यानी कोई भी पृष्ठ जो है, सरफेस है, सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव होता है। कैसा होता है, यानी कोई पृष्ठ है, मान लो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, उसमें विभव है। इसने कहा है कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ ले लिया आपने, और इसने कहा क्या है, समान विभव होता है। यानी विभव क्या है, हर जगह, यहाँ भी है, 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 सब जगह क्या है, वी 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 वी, सब जगह वी वी है, यानी विभव है, ठीक है, यानी पोटेंशियल वोल्ट। तो सभी बिंदुओं पर क्या होगा, सभी बिंदुओं पर क्या होगा, तो आपको होगा सभी बिंदुओं पर, तो आपने बता ही दिया, समान। इसने बात ये की है भी समान विभव है, तो किसी पृष्ठ पर क्या होगा, बस समान। आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ा होता तो इसका आंसर क्या दोगे, पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर क्या हो जाता है, समान विभव हो जाता है। क्या हो जाता है, समान विभव। इसने खोखले गोले की बात नहीं की है, गोले की बात नहीं की है, इसने सिर्फ पृष्ठ की बात की है। यानी किसी पृष्ठ पर समान विभव है तो हर बिंदु पर क्या मिलेगा, यानी समान विभव वाले पृष्ठ पर हर बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समान है होता है, बस रगड़ दो, खींच दो काम को और बना दो, बन जाओ सरकारी दामाद। सरकारी दामाद बनने के लिए हमसे संपर्क करें, संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए आप जितनी वीडियो देखोगे, नहीं तो फिर वो जो नगाया है ना कालिया मुराद, ठीक है ना, हसबैंड तेरा सरकारी जॉब लग रहा, वो गाना सुनना है ना आपको। ये कहाँ ले लिया यार, एक बीच खाली आ गया क्या,
अगला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप करिए अच्छे तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, ठीक है ना, पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की 19 गुलाम होता है। सही बात कही है इसने तो भाई। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो बार बार सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन कहती है मुझसे प्यार करो, ये होता है। इसने सही कही है, लेकिन ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर प्रोटॉन पे पूछे तो आपसे 1.6 गुणा 10 की माइनस 19 गुलाम होता है। न्यूट्रॉन पर पूछे तो आप कहो जी 0 गुलाम होता है, यानी ये उदासीन होता है। ठीक है, ये बात हो गई। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकंड में परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आएगा ना मजा बीड़ू। तो आपने आवेश की बात करते ही क्यू बराबर एक तो एन ई याद आना चाहिए, ठीक है ना। एक क्यू बराबर याद करते ही आपको आई टी याद आना चाहिए। एक क्यू बराबर अगर आप याद करें तो आपका कार्य बटे विभव याद आना चाहिए, यानी आपका जो जूल बटे वोल्ट याद आना चाहिए। ये चीजें याद आनी चाहिए। एक आपको क्यू बराबर अगर पूछे तो के Q1 गुणा Q2 बटे आर स्क्वायर, ये याद आ जाना चाहिए। ये चीजें आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे हो नहीं होगी, देखो क्या पूछा है इसने। आवेश दिया है इलेक्ट्रॉन का, धारा दी है ये, और समय दिया है ये। तो आप इस बात को ऐसे भी तो कर सकते हो ना, आई टी यानी धारा क्यू बराबर कितना है, तो आप कहो जी 1.6 एम्पियर गुणा में टी कितना है 1 सेकंड, तो आवेश कितना होगा 1.6 कूलम। क्या होगा 1.6 कूलम। अगर ये चीज आपको याद हो गई क्या, आई टी यानी धारा को किससे गुणा करना है, समय। समय कितना दिया है जी, समय तो आपने बताया है, समय 1 सेकंड दिया है, 1 सेकंड दिया है। एम्पियर कितना दिया है जी, एम्पियर यानी चीजें दी हुई है उस हिसाब से याद करोगे, 1.6 एम्पियर। और पूछा क्या है, आवेश नहीं पूछा। ये कह देता 1.6 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाह हो रही है तो उसके अंदर कितना आवेश ट्रांसफर हो रहा है या स्थानांतरित हो रहा है, तो आप क्या कह देते 1 सेकंड में इतना। 2 सेकंड दे देता, 3 दे देता, 1.6 को जितने से गुणा करते जाओगे, जितनी सेकंड से गुणा करते जाओगे उतना ही आवेश प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, ठीक है ना। कैसे जी, क्यू बराबर आपने दूसरा और बताया जी एन ई होता है। क्या होता है, एन ई होता है। तो एन ई अपने पास यानी आवेश इतना होगा, तो क्यू कितना 1.6, आवेश का मान 1.6 बराबर किसके, एन ई के। एन तो निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या दिया 1.6 गुणा में 10 की माइनस 19, 10 की माइनस 19 गुलाम दिया है। क्या दिया है, 10 की माइनस 19 गुलाम दिया है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, यानी इसका भी गुलाम है, गुलाम से गुलाम कट जाएगा, 1.6 बटे में क्या आ जाएगा 1.6 गुणा में 10 की पावर ये माइनस 19 बराबर एन की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी तो आपको पता है इससे ये कट जाएगा, क्या, हाँ जी कट जाएगा। और ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी इससे ये कट जाएगा, क्या, हाँ जी सामने दिखाई दे रहा है। और जब एक 10 का माइनस 19 है ये ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। मैं कह दूं 10 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, आपके पास हो सकते हैं क्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पॉजिटिव में रहेगी यार। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, यानी क्या हो सकते हैं, वो संख्या हो सकते हैं, ठीक है ना। एक जो पूर्णांक बोलते हैं वो हो सकते हैं, यानी 1 2 3, या तो 0 हो सकते हैं, नहीं है मान लो 0 से कम तो नहीं हो सकते, क्या हो नहीं हो सकते है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस 1 बटा हमारे पास क्या आ गया 10 की माइनस 19, और माइनस को जब ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, तो आपको होगी जी ये तो हमने आपसे किया था, याद करो
वो कुर्बानी याद करो भाई, जो हमने दी थी थ्योरी के अंदर, वो आज काम आ रही है ना। एक एक कतरा बूंद खून का, एक एक बूंद जो है वो यहाँ काम आएगी आपकी, वहां मेहनत की हुई। आंसर देख लो, आपके सामने है। ठीक है, बस गए आपके इतने ही न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, मैं तो मानता नहीं उनको न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, आप मानते हो तो पता नहीं। फार्मूले के अंदर पेलना तो है उसको न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो वो होते हैं जिनको रगड़ रगड़ के निकालना पड़ता है, एक एक पेज भर जाता है ना। ये तो फार्मूले में रखने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, आवेश के मध्य आकर्षण व अपकर्षण, यानी आकर्षण कह दो, अपकर्षण कह दो, प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या है, रिपल्सन फोर्स क्या है, बल किस पर निर्भर करता है। यानी दो आवेश है आपको जी, एक तो ये आवेश है और एक ये हमारे पास आवेश है, इनके बीच में या तो आकर्षण होगा, यानी सारे तनु आपके आने से। ठीक है, देख लो क्यों, अगर आप कह दो जी ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, आप कह दो ये हमने दो आवेश लिए, एक तो प्लस का है और एक क्या है, माइनस का है, इनके बीच क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे करवाए हुए हैं, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, दो चार्ज है। ठीक है ना, अगर आपके पास दो माइनस माइनस के, यानी सेम चार्ज में क्या होता है जी, सेम चार्ज में प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं। और असमान चार्ज में आकर्षण होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पास में आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पास में आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पास में आते हैं। वो निर्भर किस पे करता है, सर जी आप कितनी बार बताओगे, फिर बता देता हूं। आकर्षण प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, R स्क्वायर। इसको अलग से तोड़ो, K 1/4, ये बार बार लिखने का मतलब क्या, पाई, ओम नहीं है ये, पाई है। ठीक है ना, E नोट ER गुणा में Q1 गुणा Q2 बटे में बीच की दूरी। ठीक है ना, तो किस पे, इन सभी पे निर्भर करता है क्या, देख लो। दूरी के निर्भर करता है, हाँ जी। दोनों आवेशों के गुणज के निर्भर करता है, हाँ जी। दूरी के वर्ग के पर निर्भर करता है, हाँ जी। आवेशों के गुणज के, वाह जी वाह। यानी इसने कहा है जो F जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, कूलाम के नियम के अनुसार F Q1 और Q2 दोनों की गुणा करने पर। ये दिखाई नहीं देता भाई, मेरे को पहले ही उड़ाम्बा मिल चुका है, अब उड़ाम्बा नहीं उठेंगे किसी का भी, है ना। F जो है वो किसके समानुपाती होता है, Q1 गुणा Q2 के समानुपाती होता है। ठीक है, आवेशों के मध्य की दूरी पे, हाँ जी, F जो होता है उस पे निर्भर करता है क्या, मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ के प्रकार पे, आवेशित पदार्थ के प्रकार पे, आवेशित पदार्थ का प्रकार कहाँ दिया है क्या, यहाँ पे आवेशित पदार्थ का, यानी पदार्थ के अंदर आवेश है, पदार्थ का आवेश पर निर्भर करता है, पदार्थ के आवेश पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ के प्रकार पे। क्योंकि यहाँ पे आवेश की बात हो रही है, मैं कह दूं 3 कूलाम चांदी पे चार्ज है और मैं कह दूं 3 कूलाम सोने पे चार्ज है। ठीक है, तो 3 कूलाम दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोना हो चाहे चांदी हो, क्योंकि वहां पर कूलाम की बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है। तो जी पदार्थ, पदार्थ किस पे निर्भर करता है, हाँ ये कह देता बीच में माध्यम जो है वो पदार्थ पे निर्भर करता है क्या, हाँ जी। ये क्या है, विद्युतशीलता, यानी विद्युतशीलता किसकी है, यानी आपने ले लिया जी एक चार्ज, ये ले तेरी एक चार्ज आपने ये ले लिया प्लस का, एक चार्ज ये ले लिया माइनस का। अब इसके बीच में जो पदार्थ है ना वही तो आपका ई नोट ई आर हो रहा है यहाँ पे, यानी विद्युतशीलता पे निर्भर करता है क्या, हाँ जी। पदार्थ बीच के माध्यम का पदार्थ किस पे निर्भर, ये कह देता ना यहाँ पे माध्यम, बीच का जो माध्यम है, इन दोनों के माध्यम पड़ा है, मैं कह दूं माध्यम दीवार है तो फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा जी।
बीच में दो एक आवेश उधर रख दिया दीवार के, एक इधर रख दिया, एक पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कितना प्रतिकर्षित या आकर्षित कर पाएंगे। अगर वो बात हो जाती दीवार नहीं है जी, मैंने वायु रख दी, फर्क पड़ेगा? हाँ जी फर्क पड़ेगा। तो बीच में जो पदार्थ है ना, दोनों आवेशों के बीच में पदार्थ, उस पे फर्क पड़ता है, उसे ही तो हम विद्युतशीलता, किसकी विद्युतशीलता निकालते हैं? बीच के माध्यम की विद्युतशीलता। के क्या दिखाता है? के यही तो दिखाता है। तो लेकिन आप कहोगे जी ये सी सही है क्या फिर? तो मैं कहूंगा जी सी पदार्थ की बात की है इसने। किसके पदार्थ की बात की है? इसने जो बात की है ना पदार्थ की, वो की है अभी जिस पर आवेश है। इसने कहा है भी इस पे आवेश है तो इस पे आवेश है, तो इन दोनों पदार्थों के ऊपर जो आवेश है, जिन पदार्थ के आवेश के, जिस पदार्थ पे आवेश है उस पर निर्भर नहीं करता, बीच के माध्यम के अंदर जो पदार्थ है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आवेश के तापमान पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, किस किस पे निर्भर करता है? तो आप लिख लो इस बात को, आवेश किस किस पे निर्भर करता है? आवेश दोनों के गुणनफल पर, बीच के माध्यम पर, माध्यम का जो पदार्थ है उस पर, बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर, ठीक है ना, इन पे निर्भर करता है। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं? हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके लिए लाइनमैन लगाना, जीएसओ जेई जगाने वाला क्वेश्चन। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल समान करते हैं। कूलाम बल आपको पता है? बोलो जी हमें तो अभी अभी बताया तो है। क्यू1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले वक्त में आए हुए। आर स्क्वायर, ठीक है। एफ बल, कौन सा बल है? ये तो कूलम हो गया, और ये क्या हो गया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो है उसके हिसाब। यानी एक आपको जी दिया जाता है कैपिटल, जिसके माने 6.67 गुणा 10 की पावर -27 न्यूटन मीटर गुलाम न्यूटन मीटर वो स्क्वायर होता है ना। तो जी क्या होता है जी? तो इसका पहले पदार्थ का द्रव्यमान दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान की जब हम गुणा करते हैं और उनको क्या कहते हैं, बीच की दूरी से भाग देते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। और ये किसका नियम होता है? कूलाम का, आवेश का। जो कूलाम का नियम है वो किसके लिए दिया गया था? आवेश के लिए दिया गया था। और ये न्यूटन का नियम है जो किसके द्वारा दिया? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में दिया गया था। तो दोनों नियम में क्या समानता दिखाई दे रही है? क्या समानता दिखाई रही? जी के अलग अलग है दोनों का मान, ठीक है ना। Q2 आर स्क्वायर आर, इसके अंदर हमें एक चीज नजर आ रही है, वो आ रही है आर स्क्वायर। तो आप कहोगे जी F बराबर जो है आर स्क्वायर जो है वो, और इधर एफ बीच की दूरी, दोनों के अंदर यही बात की गई है। तो यानी किस चीज में समांतर है? तो दूरी के व्युत्क्रम के। क्या है? दूरी के व्युत्क्रम, यानी रिवर्सल प्रोपोर्शनल है दोनों दूरी के वर्ग के, ठीक है ना। तो आप कहोगे जी ये चीजें दोनों में, ये कौन सा नियम है? द्रव्य, ये नियम, एक नियम को द्रव्यमान, ठीक है, दो द्रव्यमान के बीच रखते हैं, और ये नियम किसके बीच में है? आवेश के बीच में है, बस। ठीक है, दोनों में समानता क्या है? बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती हो। दोनों में समानता क्या है? तो आप कहो गुरुत्वाकर्षण बल और आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों जो होते हैं बीच की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के समानु विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये चीजें दोनों हैं, यानी व्युत्क्रम, दोनों क्या है? व्युत्क्रम दर्शाते हैं। ठीक है, तो किसके समानुपाती है? दोनों में क्या समानताएं हैं? तो आप कहोगे जी आपने तो बता ही दिया, ओम का नियम नहीं, एम्पीयर का नियम नहीं, व्युत्क्रम वृत्त का नियम।
व्युत्क्रम वर्ग का नियम, किरचॉफ का नियम अलग, मिलते जुलते ही नहीं है ना, मिलते जुलते ही नहीं है, इन दोनों का मिलता जुलता है। आपसे सीधा पूछ लिया जाता कूलाम का नियम किससे सबसे ज्यादा मेल खाता है, तो आप कहोगे जी गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ज्यादा सबसे ज्यादा मेल खाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किससे मेल खाता है, गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। दोनों सेम ही है बल ही, वो आकर्षण प्रतिकर्षण आवेश के कारण उत्पन्न आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, और ये गुरुत्व के कारण यानी इसके बीच के अंदर जो द्रव्यमान के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ आवेशित होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षण करते हैं, वो बल है। ये केवल आकर्षण बल है, याद रखना कौन सा बल है, ये आकर्षण बल है केवल, और ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है, लिख लो फिर, ठीक है ना। ये बल केवल आकर्षण बल है, आकर्षित करेगा एक दूसरे, जैसे पृथ्वी आपको खींचती है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। और ये कौन सा बल है, ये दोनों है, ये आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। कौन सा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये दोनों बल है, आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण हो सकता है, वो बातें पहले कर ली। ये केवल आकर्षण का ही आकर्षण बल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा आपका। ये तार है ना भाई, तार, ये ऐसे हो गया, देखो ऐसे हो गया है, ठीक है। अब मैं जैसे इधर आता हूं तो बेचारा ऐसे हो जाता है, मैं इधर आता हूं तो ऐसे हो जाता है, पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है, बस स्पीड बढ़ा देंगे हो जाएगा। ये तो आंसर दिया ही हुआ यार, दोबारा आ गया क्या, ये दो कुछ नहीं, अब स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि थ्योरी के अंदर सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज करवाए हुए हैं, एज इट इज करवाए हुए हैं, एज इट इज करवाए हुए हैं। स्पीड बढ़ाओ और काम खत्म करो, है ना। आवेश, एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, जो ई दिया हुआ है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड की गणना जो की जाती है उपयोग करके की जा सकती है, किसका नियम उपयोग करके की जा सकती है, वही बात कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर का की जा सकती है। हाँ जी, आपने ही तो बताया था, इसके विद्युत क्षेत्र कहते हैं। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई ई नोट ई आर, तो ई नोट क्या है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ही तो है, ठीक है ना, क्या है विद्युत क्षेत्र, तो इसकी गणना की जा सकती है क्या, हाँ जी की जा सकती है। इसको ऊपर लेके चला जाओ भैया, एफ, एफ को नीचे ले आना, मान लो इधर लेके आओ, मान लो क्यू को ऊपर लेके जाना है आपको, की जा सकती है। एफ बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई ई नोट ई आर, ठीक है, गुणा में Q1 गुणा Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको इधर लेके जाना है, बस ई नोट को क्या लेके जाना है, इधर लेके जाना है, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई, और एफ को नीचे लेके चले जाना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, ई आर गुणा में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो कौन से नियम से निकल सकता है ये, तो आपको एफ, एफ से और कर लेना 1/f, ये सही चल रहा है यार पहले से, ठीक है। तो कौन से नियम से निकल सकता है, कूलम के नियम से, कौन से नियम से निकल सकता है, कूलम के नियम। कूलम क्या होता है, कूलम क्या होता है, कूलम क्या होता है, ठीक है ना। ये देखो कहीं, आप देखो ये चीज ध्यान में रखना, एएलएम के अंदर कोई रिपीटेड क्वेश्चन है तो वो रिपीट होने की बहुत ही कम संभावना है, ठीक है ना। आप सोचते हो भी एएलएम में जो पीछे आए थे वही क्वेश्चन कर लें तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी रिपीटेड और कहीं हुए होंगे, यानी क्वेश्चन वही आने हैं, उनसे अर्ध गिर्द आने हैं, उससे ज़्यादा नहीं आने हैं, उससे कम नहीं आने, थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह सकते हैं बस, उससे ये नहीं है भी सुनो हाई लेवल का पूछ लिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ जहाँ पूछे गए उनके कॉपी पेस्ट होगी, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट होगी, यानी वहाँ से उठाए जाएंगे और यहाँ चिप दिए जाएंगे एएलएम के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एजेंसी पेपर लेती है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करती है, वो सिर्फ इतना मेहनत करती है अभी, वो क्या करती है, कॉपी पेस्ट करती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो आप बस, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे करो। मैं कहता हूँ पहले आप थ्योरी पढ़ो भाई, ठीक है ना,
थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, जैसे मैंने जो करवाए हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है, Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या होता है, उसके अंदर परिभाषाएं क्या दी, आवेश किस किस पर निर्भर करता है, किस प्रकार से आवेश क्या होता है। आवेश के सारे क्वेश्चन आज खत्म हो गए, इसके बाद आवेश के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी पढ़ लेना, ये क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ठीक है। एक गुलाम क्या होता है, तो एक गुलाम क्या होता है बताइए, तो आपा ने बताया था जी। मैं कह रहा हूं फिर वही क्वेश्चन आएंगे, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, ठीक है ना। तो आप कहो जी इसके अंदर ऑप्शन दिया है उसके हिसाब तो एम्पियर और सेकंड हो जाएगा, एम्पियर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो यही तो है दिया है क्या, एम्पियर सेकंड। यानी आप कह दो जी एक एम्पियर धारा को, एक एम्पियर को 1 सेकंड तक प्रवाह की जाए, 1 सेकंड तक क्या किया जाए, प्रवाह किया जाए, तो कितना आवेश प्रभावित होगा, तो 1 कूलाम आवेश प्रभावित होगा, ठीक है ना। ये, आप ये कह दो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रभावित किया जाए तो कितना एम्पियर धारा होगी, 1 एम्पियर धारा होगी, क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है, टी आई कर लो, ठीक है ना। क्यों कर लो भाई, आई टी याद कर लो, कंफ्यूज हो जाएगा, टी आई आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, आई टी होता है, ठीक है। तो टी बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है, बराबर आई होता है, ठीक है ना, आई होता है। 1 कूलाम आवेश है, 1 सेकंड के लिए रहा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए बह रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन 2-2 सेकंड हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ये कह दे 1 कूलाम, ठीक है ना, 2 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक बह रही है, तो कितना आवेश एक दूसरी जगह स्थानांतरित होगा, यानी 2 एम्पियर कितनी बह रही है, 2 एम्पियर कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, आंसर क्या हो जाएगा, 2 कूलाम आवेश स्थानांतरित होगा। ये कह दे 10 एम्पियर धारा 10 सेकंड के लिए बह रही है, 10 एम्पियर धारा 10 सेकंड के लिए बह रही है, तो आवेश कितना स्थानांतरित होगा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रांसफर होगा, तो आप कहोगे जी क्यू बराबर आई टी, आई 10 है, सेकंड 10 है, तो आप कहोगे जी 100 कूलाम हो जाएगा। उल्टा सीधा कैसे ही पूछ ले, वो कह दे 10 कूलाम आवेश 10 सेकंड के लिए प्रभावित होता है, धारा बताइए, धारा बताइए, तो बराबर आपको पता है धारा बराबर क्या हो गया, धारा का मान बताना है, तो आप कहोगे जी, अब तो आपने बताया था, क्या बताया था, ठीक है ना, 10 कूलाम आवेश 10 सेकंड के लिए प्रभावित, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित, 10 कूलाम आवेश 10 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, तो उसमें धारा का मान क्या होगा, तो आप कहोगे जी क्यू बराबर आई टी, क्यू कितना दिया है 10, बराबर आई कितना दिया हुआ है, पूछा है, सेकंड कितनी है 10, 10 को 10 से भाग दे दो, 10/10 बराबर क्या है, आई है, तो 1 एम्पियर करंट प्रभावित होगा, 1 एम्पियर करंट प्रवाह होगा, यानी 10 सेकंड में अगर 10 कूलाम आवेश स्थानांतरित हो रहा है, तो इसका मतलब 1 एम्पियर धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रभावित हो रही है। तेनों सारे हो जाएगा 1 सेकंड के 1 एम्पियर धारा को बस वही तो है, क्या आ गया भैया। देखो क्या कह रहा है, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक खालिस्तान कहा जाता है, ठीक है ना। क्यू बराबर सेम मैंने कहा था सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, यानी 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर धारा, एम्पियर धारा 1 एम्पियर धारा कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए हो रही है,
तो ए किसके बराबर होती है, कूलाम के बराबर। यानी कूलाम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे जी 1 कूलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके पूछे, सीधा करके पूछे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो भैया, कैसे रगड़ देंगे जी। आप बता रहे हो उस हिसाब से, तो हम कल पेपर ले तो भी लग जाए ना। क्या होगा, 1 कूलम होगा। क्या होगा, 1 कूलम होगा। जब कोई आवेश, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए, उसको क्या कहा जाता है। यानी आपने क्या रखा जी, हमने तो रखा चार्ज। हमने क्या रखा, चार्ज रखा। आपने रखा चार्ज। ठीक है, ये जहां तक ये चार्ज के अंदर क्या हो रहा होगा, आकर्षण हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, आकर्षण हो रहा हो इसका कारण, और या क्या हो रहा हो, इसके कारण प्रतिकर्षण हो रहा हो। जहां तक आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, यानी आवेश का वह स्थान जहां तक आकर्षण व प्रतिकर्षण को महसूस किया जा सकता है। आकर्षण प्रतिकर्षण बल है एक, ठीक है ना, वो क्या है, बल है। देखो बल, जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस किया जा सकता है, यानी मैं आवेश हूं, मान लो मैं जहां तक मेरा अट्रैक्शन हो रहा है या मेरे द्वारा रिपल्शन हो रहा है, यानी आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, करवाया है क्वेश्चन है थ्योरी के अंदर, बस कुछ भी नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करना है, बस बाकी मेरा काम है। मैंने कहा था ना, थ्योरी जब करवाई थी, आपने थ्योरी देखी तो सर वही क्वेश्चन मिलेंगे जो करवाए हुए क्वेश्चन है। होठ सूख जाते हैं मुझे बोल बोल के। 6 मिनट हो चुके हैं, अभी तक तो चलेगी क्लास 15-20 मिनट और। विद्युत आवेश के बीच में बल हेतु कूलम का नियम सर्वाधिक समान किसके हैं, बताया। ओ तेरी, बच गया भाई रे। आप इसका आंसर दे सकते हो, मैं इसको सही कर लेता हूँ यार, पीसी आ गया था। हो जाएगा क्या, हो जाएगा जी। अब तो बताया था, आवेश के बीच में बल, यानी कौन सा नियम, कूलम्ब का नियम। और किसके मिलता जुलता है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता जुलता है, बल के नियम से, या न्यूटन का नियम भी कह सकते हो आप, है ना, न्यूटन ने दिया था। ये देखो किससे मिलता जुलता है, गति का नियम अलग था। गति का नियम, 3 नियम दिए थे वो अलग थे, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा न्यूटन के। लेकिन न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्व का भी नहीं है, मतलब दोनों में फर्क होता है। तो ग्रेविटी होती है, फिजिक्स पढ़ते हो तो, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स उसमें और उसमें फर्क होता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी त्वरण जो होता है गुरुत्व के अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल के जो कोई चीज आ रही है मान लो, उसके अंदर जो परिवर्तन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण, ये बात ही अलग है ये तो, ठीक है ना, त्वरण तो बात ही अलग, ठीक है ना। तो ये है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो है वो किससे मिलता जुलता है, तो कूलम्ब के नियम से मिलता जुलता है। अगर कांच की छड़ को रगड़ा जाए, अब रगड़ देंगे जी, रगड़ने में तो माहिर हो, है ना,
लग जाओ भैया जल्दी से जल्दी, बेरोजगारी बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ अगर आपको ये मौका मिला है ना, आपको नौकरी लगने का ये मौका जो मिला है ना, हर किसी के नसीब में नहीं है। किसी की उम्र निकल गई है, किसी तैयारी करने पर, जो आप तैयारी कर पा रहे हो ना, वो इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके आपके परिवार के आपके साथ हैं। ठीक है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। अगर कोई कह दे मैं नौकरी नहीं लिख रहा, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो ये बहुत बड़ी बात ये है भी आप तैयारी कर पा रहे हो और आपके साथ में नौकरी लगने के लिए इतना बड़ा मौका आया है ना, इतना बड़ा मौका इसके बाद में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, तो बेरोजगारी दूर करने का यही साधन है, जितना हो सके रात दिन करके। ठीक है ना, 6 7 8 घंटे सो लिया करो, ऐसा नहीं है, 8 घंटे सोना भी जरूरी है। 6 घंटे जरूर, स्टूडेंट के लिए 6 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है ना, गैप में भी सो लिया करो चाहे, जितना हो सके भाई। एक दिन रात यानी 3 महीने की आपकी मेहनत आपकी जिंदगी संवार सकती है, सोच के देखो। ठीक है ना, भटको मत। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, आप किसी भी टीचर पे विश्वास कीजिए बस। ठीक है ना, समझा देगा वो। मैं नहीं कहता मेरे पास पढ़िए, आप किसी से पढ़िए, लेकिन उस पर विश्वास कीजिए। और विश्वास ही सबसे बड़ी है। अगर आप किसी डॉक्टर पे विश्वास करते हो, आपको जुकाम हो गया, आप डॉक्टर को ये कह दो ना, ये दवाई तो मेरे नहीं लगेगी, आपका जुकाम ठीक नहीं होता। आपके दर्द हो गया, किसी डॉक्टर के पास आपका मन उठ गया भी ये डॉक्टर क्या इलाज कर पाएगा, तो आपका दर्द ठीक नहीं होता। वही डॉक्टर 1 लाख रुपए ले ले, आपको दर्द आपका 1 मिनट में भाग जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप, सबसे बड़ी बात यह है भी विश्वास करना सीखो। विश्वास क्या होता है, ठीक है ना। कोई टीचर पे आप मेरे सब पे मतलब विश्वास करते हो, और मैं आपको कह रहा हूँ भी मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, ठीक है ना, मैं करवाऊंगा, तो आप मेरे पे विश्वास करो। ठीक है, और मैं जो करवा रहा हूँ ना वो ऑथेंटिक डाटा है, ये मान के चलो भी मैं जो करवा रहा हूँ और सही करवा रहा हूँ। आप कंपेयर मत करो किसी से भी। आपने किसी टीचर की अगर वीडियो पहले देख रखी है, आपने कहीं पढ़ रखा है, तो आप कंपैरिजन मत करो। दोनों में कौन गलत है आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आप रेगुलर पढ़िए। हो सकता है मैं एक दो चीज़ें क्या पता मेरे दिमाग से निकल जाए, या मैं करवाते शब्द मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो मैं उसको गलत बता दूं। तो एक क्वेश्चन पे आप जज नहीं कर सकते किसी को, अगर गलत हो भी गया तो, या गलत समझाया गया तो, या गलत निकाला गया तो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना देख लो भी। अपना क्या देखना है भी, आप इतना देख लो भी 3 महीने बाद अगर नौकरी नहीं लगे तो वही हालत होगी। 6 महीने 2 साल भी पढ़ना पड़ सकता है आपको। तो 3 महीने इस तरह मेहनत करो जैसे कल ही पेपर है। ये मेहनत आपकी जिंदगी संवार देगी। 40,000 रुपये सैलरी है आपके, ठीक है ना, पोस्ट की। लाइनमैन चाहिए ऐसे है, ठीक है। जीएसओ की 2800 पे ग्रेड की पोस्ट है, तो कम से कम 25 500 बेसिक है उसकी, तो 40 50 25 500 2400 पे होती है। उसके बाद है कितनी, 2800 पे। ठीक है ना, लगभग उसकी 50,000 के करीब सैलरी जाएगी, और जेई की 60 से 70 हज़ार के बीच में सैलरी बनेगी। यानी आपके घर में साल की 6 लाख इनकम तो आप कमा के लेके आओगे। जो आज क्या है, खेती करता है कोई या दुकान पे, इतनी नहीं हो पाएगी। तो आप सोचो समझो, आपके घर को ऊंचा उठाना है, आपकी जो पीढ़ी सुधर जाएगी भाई, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। तो इससे सीरियस होके पढ़ो, मजाक में सीरियस मत लो कोई चीज़ को। और जब भी पढ़ने बैठो ना, तो आप कॉपी पेन पेज वगैरह लेके बैठो, सारी चीज़ें नोट करते हुए चलो। नोट करने से आपका हाथ है ना, इसका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इससे मजदूरी करनी पड़ सकती है आपको। तब फावड़ा चलाने में दर्द नहीं होगा क्या, तो पेन चला सकते हो भाई आप, पेन चला सकते हो। आप में वो क्षमता है, आप वो महान अयोध्या योद्धा हो जो कुछ भी कर सकता है, आप वॉरियर हो। आप स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट की इतनी इतनी पावर होती है, वो किसी हालात में ढल सकता है। यानी एक लोहा, जब लोहार क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, और उस समय क्या होता है, उसको मन मर्जी रूप में डाल सकता है। वो स्टूडेंट, वो चीज होती है गर्म लोहा। आप किसी भी शेप में ढल सकते हो, आप हर चीज पॉसिबल बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खतरनाक तरीके से पूरा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है। फोन वोन टिकटॉक टाकटॉक जो बंद हो गया, चलो ठीक है, इंस्टाग्राम की रील वगैरह देखना, ठीक है ना। कोई तेनू बिजली बिजली कहन, पतली कमरिया तेरी मोरे, मोरी पतली कमरिया हाय हाय, ठीक है ना, मैं नंगड़ा का ब्यादी नंगड़ा, तो इनके चक्कर में कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है ना, वो फिर वो गाने आराम से सुन लेना आप,
वो रील बाद में देख लेना, ये जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपकी अगर आप ये ऐसा काम अभी कर रहे हो तो, क्योंकि आपका सपना जो है वो पूरा करने में वो बाधाएं हैं, ठीक है ना। यानी एक आप धारा हो और वो एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध कौन कौन है? प्रतिरोध धारा के विरोध, यानी धारा आप हो और आपका सपना है प्रभावित होना, ठीक है ना। और आप किस पे प्रतिरोध? कौन है? फेसबुक प्रतिरोध है आपका, इंस्टाग्राम प्रतिरोध है आपका, ठीक है ना। ये प्रतिरोध है सोशल मीडिया, जो आपको भड़काते हैं। 1 मिनट देखने लगते हो, 15-15 मिनट तक वो खा जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखो इस चीज का। अगर नौकरी लगना है तो इस प्रतिरोध को हटाना पड़ेगा। कम से कम प्रतिरोध होगा, धारा ज्यादा प्रभावित होगी। धारा ज्यादा प्रभावित होगी तो जल्दी नौकरी और बढ़िया नौकरी लगोगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये धारा है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध धारा को रोक लेगा और फिर आप जकड़ के रह जाओगे। डायोड की तरह धारा को ब्लॉक कर देगा वो एक दिन, और फिर कहोगे जी, वो डायोड कह रहा हूँ, संध्या रिक्तर जो होता है आपका कैपेसिटर की तरह, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको पढ़ना है मोटिवेट होके, पॉजिटिव रह के। फालतू चीजों को एक बार छोड़ दो 3 महीने के लिए, बाद में सारी कर लेना चाहिए। और बाद में आप कर नहीं पाओगे ये काम जो करना चाहते हो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद आप पे जिम्मेवारियां आ जाएगी। और ये जो चीजें हैं ना, आपको कहेगा ये तो बकवास है यार, कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपके पास इतने मतलब हर चीज के जो आप करना चाहते हो उसके ऑफर आएंगे, आप कहोगे जी नमस्कार, मैं नहीं जाना चाहता पार्टी में, मैं नहीं जाना चाहता, अब कोई नहीं बुलाएगा आपको, आप जाना चाहते हो तब, ठीक है ना। तो पढ़ लो और नौकरी लग जाओ, अपनी जिंदगी संवार लो, अपने घर की जिंदगी सुधर जाएगी, आपकी पीढ़ियां सुधर जाएगी, ठीक है। आपकी 3 महीने की मेहनत। तो जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, जितना टाइम निकले। कोई नौकरी लगा हुआ है, मुझे पता है, मैं नौकरी लगने के बाद जब आपको 3-4 घंटे डेली पढ़ा सकता हूँ यार। अब पढ़ाने के लिए ये नहीं है भी 2 मिनट के अंदर आया मैं खड़ा हो गया, ये क्वेश्चन लगाने में लग गए मेरे को 1 घंटा, ठीक है ना, 1 घंटा लग गया। उसके बाद मैंने इसको पढ़ा भी तो होगा, ऐसे थोड़ी आके खड़ा हो गया मैं, ये क्वेश्चन है चलो करवा देता हूँ। भाई पढ़ना भी पड़ता है कुछ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, नीचे 100 कमेंट आ जाएंगे। 100 क्वेश्चन सही करवा दिया, नीचे एक कमेंट करने के लिए तरसते हो आप। एक क्वेश्चन गलत करवा दिया, 100 कमेंट आ जाएंगे। तो देखना भी पड़ता है सारा कुछ, ये नहीं है कोई टीचर कहता है मैं देख के नहीं आता सीधा क्वेश्चन करवा देता हूँ। आए कोई सामने मेरे मेरे पास आए, ठीक है, उसके क्वेश्चन करवाने की क्लियरिटी नहीं होगी, डाटा नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन ऐसे करवा सकता है, हाँ ये होगा, हाँ ये हो सकता है कोई भी, लेकिन उस चीज़ को समझाने के लिए टाइम लगता है और टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार में जब मैं 8 घंटे ड्यूटी करके आपको 5-6 घंटे मतलब 2-3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 2-3 घंटे ये इलेक्ट्रिकली होगी, फिर मेरी बायोलॉजी की, फिजिक्स की ऑफलाइन भी क्लास होती है, साइंस की, ठीक है, उसके इतना मैं पढ़ा सकता हूँ। यानी मैं 8 और 14 घंटे काम कर रहा हूँ मान लो। तो आप यार पढ़ नहीं सकते यार 14 घंटे, कमाल है, ठीक है। मैं पढ़ सकता हूँ भाई, और मैंने पढ़ा है, ऐसे नौकरी नहीं लगती। कंपटीशन बहुत है, लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं दिन रात, ठीक है। आप मतलब कॉपी पेन लेके बैठे, मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे और अपने जितने हो सके लिखने की कोशिश करें, उतना ही फायदा होगा। आप बार बार ये कहो ना नोट्स ले लें, किसी के नोट्स काम आ जाए तो मैं यही हूँ। अगर नोट्स काम आते तो मेरे पास है ना, मैं फोटो खींच के कम्युनिटी लगा के बताऊंगा कितनी किताबें पढ़ी इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, और टोटल कितनी किताबें। मेरे नोट्स हैं वो खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। और अब आपके नोट्स आपके ही काम आएंगे। इतनी बुक मैंने छाप दी होगी, इतनी मेरे पास स्पाइरल वाइंडिंग वाली कॉपियाँ पड़ी होगी जो मैंने लिख लिख के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी सारे पढ़ाता हूँ, और इस से भी बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं वो चीज़ें। तो कभी देखना आओगे तो टाइम खाऊंगा भाई, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। हो जाएगा क्या? एक कांच की छड़ को, ठीक है, पॉजिटिव होके पढ़ना शुरू कर दो, सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है ना, अलग से कहीं नहीं। कांच की छड़ को रेशम से कपड़े के, अगर आप थ्योरी कर रहे हो मेरे से, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप थ्योरी मेरे से कर रहे हो, फ्री में बैच चल रहा है, आपको पता भी है, कोई नया स्टूडेंट है तो थ्योरी आप मेरे से कर रहे हो, तो एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेना, बस करने की आपको तरीका आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, बस सारी चीज़ करवाई हुई है। अगर बता दो नहीं करवाई हुई तो, ठीक है। रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हस्तांतरित करती है। क्या करती है बताओ? यानी कोई चीज को जब हम रगड़ते हैं ना, एक चीज से दूसरी चीज को रगड़ते हैं, मान लो रेशम को कांच से रगड़े या कांच को बिल्ली की खाल से रगड़े, कैसे भी रगड़े, तो क्या होता है बताइए? एक
एक तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और दूसरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। जो ग्रहण करेगी, जो त्याग करेगी वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जो ग्रहण करेगी उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋण आवेशली होता है, आवेशित होता है। ठीक है ना, थूक सूख रहा है, देखो होठ सूख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो आप, और मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, ये पढ़ा के भी मैं एहसान कर रहा हूँ, मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है ना, मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम, आप वीडियो देख के हम पे एहसान कर रहे हो, है ना। सीरियस हो जाओ यार, बढ़िया तरीके से सीरियस होके पढ़ो, मैं कहता हूँ। क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है ना, उसके अंदर मैं कभी भी फालतू की नौटंकी, फालतू की बातें, फालतू के ड्रामे, रोना धोना, ये कुछ भी नहीं करता। ठीक है ना, आपसे मतलब वो लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस, क्योंकि अपने जब 10 व्यू आते थे ना, आप मेरी वीडियो देखना, मेरे 10 व्यू आते तो भी मैं यही पढ़ाता था, उतना ही शिद्दत से पढ़ाता था। और ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ उतना ही शिद्दत से पढ़ाता हूँ। मेरे 3 व्यू आएंगे ना तो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 बच्चे जो वेट करते हैं ना मेरी वीडियो का, उनके लिए भी मैं पढ़ाऊंगा। आप उस चीज़ की टेंशन मत लियो। ठीक है, तीन भी, तीन की भी मुझे कीमत है। एक भी कोई देखता है ना मेरे पास, एक वीडियो देख के कमेंट कर दे, सर मैं आपकी वीडियो पूरी देखता हूँ, उसके लिए भी पढ़ाऊंगा मैं, और बोलो। ठीक है, तो व्यू मैटर जहाँ करते हैं ना, वहाँ पैसे चाहिए उनको बस। अपने को व्यू बिल्कुल मैटर नहीं करते, 1% भी मैटर नहीं करते। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये लगता है भी आपने पढ़ा दिया, आपने शेयर किया, आपने कमेंट कर रहे हो, यानी आप हमें पसंद कर रहे हो। और जितना ज़्यादा कोई चीज़ पसंद करते हो तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। किसी को नहीं चाहिए यार, सबको चाहिए, आपको भी चाहिए ना तारीफ। आपको पढ़ने के बदले क्या चाहिए, नौकरी चाहिए ना। आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको नौकरी चाहिए ना, तो नौकरी के लिए तो सब कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें थोड़ा सा ही अभी 2 बच्चे जानने लग जाएं बस, और हमारी वजह से किसी के घर में नौकरी का चिराग जल रहा है, किसी के घर कामयाब, किसी का बच्चा, गरीब बच्चा नौकरी लग रहा है, और वो मतलब दुआएं तो दे ही देगा ना। ठीक है ना, वो चाहिए हमें बस, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे और हम इसी तरीके से आगे मेहनत करते रहें। तो आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसी बात। नेगेटिव ऋण आवेशित होता है, और ऋण आवेशित जब किसी के पास जाएगा तो बताओ, यानी आप मेला कुचेला आदमी जाएगा किसी के पास है तो वो क्या करेगा, मेला कुचेला ही करेगा। यानी आप गोबर के अंदर जब कोई भी ईंट मारते हो तो गोबर उछल के क्या करेगा, आपको खराब ही करेगा। तो वही बात है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएंगे तो वो क्या लेके जाएंगे, ऋण आवेश लेके जाएंगे। यानी उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। यानी जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है ना, रिसीव जो करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जो त्याग करता है, उन्हें से ने मतलब गंद निकाला है, तो वो क्या हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, यानी उसके पास क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो यही बात कहना चाह रहा है। ठीक है ना, किसी से रगड़ोगे तो रगड़ने के ऊपर क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव आवेश जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव। यानी एक चीज़ तो पॉजिटिव हो जाएगी और एक चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी जिससे रगड़ा गया है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, और ये घर्षण से पैदा होने वाला विद्युत जो होती है, घर्षण से पैदा होने वाला आवेश को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए इसको स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी या स्थितिज विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज विद्युत कहते हैं। तो आपसे पूछे क्या घर्षण से आवेश पैदा किया जा सकता है, हाँ, लेकिन आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसलिए एक स्थिति में बनी रहती है, यानी इसको स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा जा रहा है, आवेश आ रहा है जा रहा है, धारा आ रही है जा रही है। तो उस किसके कारण आ जा रही है, तो मैं फिर बता देता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन के कारण आ जा रही है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कांच की छड़ को जब सिलक कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस किस्म की विद्युत पैदा होती है, तो मैंने बताया होगा, जब घर्षण होगा तो घर्षण से केवल एकमात्र विद्युत पैदा जो होती है, ठीक है ना, घर्षण से कौन सी विद्युत पैदा होती है, तो घर्षण से केवल स्थिर विद्युत, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। और इस स्थिर विद्युत के बारे में सबसे पहले खाल से रगड़ा था किसने, ठीक है ना, कांच को उसने रगड़ा था। ठीक है, और थेल्स ने बताया था, क्या बताया था, थेल्स ने बताया था। अगर वो कह दे
प्रेरक वगैरह से उत्पन्न की जा सकती है, प्रेरण से या चुंबकत्व से, ठीक है, या आपके रासायनिक विधि से जो उत्पन्न किए जाते हैं उस विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसको गतिज विद्युत कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, तो आपको गतिज यानी डायनेमिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वोल्टा ने बताया था। और आवेश के बारे में अगर पूछे तो सबसे पहले किसने बताया था? तो आवेश के बारे में भी थेल्स ने बताया था। और आवेश का नियम जो वो किसने दिया था? कुलम्ब ने दिया था। किसने दिया था? कुलाम ने दिया था, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे? स्थैतिक विद्युत कहते हैं। किससे पैदा हो? घर्षण से केवल एक विद्युत पैदा की जा सके जिसको स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत। टेलीग्राम से जुड़ जाना, इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। चाहे विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है, देखो हमेशा याद रखना, ये क्या है? विद्युत। इसके बाहर का क्षेत्र यानी बदमाशों का एरिया, ये जहां तक आकर्षण प्रतिकर्षण कर पा रहा है वहां तक जो है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहेंगे, तो याद रखना जहां पर कम विभव होगा ना, कम विभव, उससे लेकर वो ज्यादा विभव की ओर बहेंगे, ठीक है ना। किस विभव की ओर? ज्यादा। आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। ये हो जाएगा जी। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहते हैं तो आप कहोगे जी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। आप कहे इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। आपसे और क्या पूछेगा? और कुछ नहीं पूछेगा। मान लो और पूछ ले आपसे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, धारा के विपरीत जाते हैं, ठीक है। कम विभव से मतलब लो पोटेंशियल जो होता है उससे किसकी ओर जाते हैं? हाई पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव की ओर लो पोटेंशियल है, माइनस का है, और इधर क्या है? प्लस का है। यानी विभवांतर जो है उसके कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जाते हैं, विभवांतर के कारण एक से जगह दूसरी जगह जाते हैं। यानी जहां पर क्या होगा? लो पोटेंशियल होगा, उससे किसकी ओर जाने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की ओर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, देखो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, नीचे विभव से नीचे विभव की दिशा में, उच्च विभव की दिशा में, ठीक है ना। किधर जाएंगे? उच्च विभव। ऑप्शन पढ़ा नहीं मैंने पहले, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। आंसर क्या है? यही है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम के अंदर, यानी नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। कुछ नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया था, हमें ज़्यादा टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया था? गिचड़ पिचड़ हो गया था ना, ये हो गया था मिक्सअप। तो ये देखो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है जी? कहाँ गया रे? क्वेश्चन तो गायब ही हो गया भैया। आपने पढ़ा हो भी, जो क्या है? आवेश एक योज्य राशि है, मैंने बताया होगा, योज्य राशि है, एडेटिव क्वांटिटी। योज्य राशि का मतलब इसको जोड़ा जा सकता है, 2 + 2 + 2 -3। मान लो ये अपने पास कितने आवेश हैं? इतने वस्तुएं हैं, उन पे अलग अलग आवेश है, तो उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसमें कितना आवेश होगा? तो बता दोगे आप। यानी मैं कह दूं मेरे पास एक है आवेश, उसके पास 2 कूलाम उसके पास आवेश है, और दूसरी वस्तु भी है उसके पास है, मेरे पास 2 कूलाम आवेश है। दोनों वस्तुओं को एक साथ किया है, यानी एक साथ करने पर क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे। एक साथ किया है, यहाँ पर ध्यान रखना, गुणा वाला फंडा लगा दो, ये योज्य राशि का फंडा लगा। दोनों को किया तो ये हो गए 2, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा? 2 और 2 4। दोनों पॉजिटिव आवेश हैं तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 कूलाम आवेश हो जाएगा। सेम बात यहाँ पूछी गई है। योज्य राशि का मतलब जितनी वस्तुओं के ऊपर जितना आवेश होगा उनको अगर एक साथ किया जाए तो उनका जितना आवेश है वो जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और वस्तुओं को तोड़ा जाए तो अलग अलग वस्तु में आवेश होता है वो घट जाता है। तो
आवेश क्या है, योज्य राशि है, ठीक है ना। तो ये एक एक तो गुलाम 1 दिया इसने, एक गुलाम 2 दिया है। तो आपको जी गुलाम 1 यानी +2 है, क्या है, +2 गुलाम दिया है। और प्लस में इसने क्या दिया, दूसरा दिया है जी -5 गुलाम। ठीक है, आंसर क्या आएगा जी, +2 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 गुलाम। तो आपका आंसर हो जाएगा, मैथ आपको आता ही है 3Q, और किसका है, माइनस का हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना, योज्य राशि है। वो कितने ही क्वेश्चन दे दे आपसे, आपको इस प्रकार के चार्ज के, तो इतना ध्यान रखना ना, माइनस प्लस का बस, ठीक है ना, उसको रखते जाना, और जो माइनस का है प्लस का है वो घटा देना, जो माइनस का आएगा तो माइनस का लिख देना, प्लस का आएगा तो प्लस का लिख देना, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी जो आपका जो प्राम भाई इतने कंठ सूख गए, आवाजें निकलनी बंद हो गई। परंपरागत सिद्धांत है, यानी जो पुराना सिद्धांत है उसके अनुसार धारा का प्रवाह क्या होता है, और वही आपको याद करना है, नया प्रवाह आपको याद नहीं करना। तो आप कह सकते हो धारा का प्रवाह क्या होता है, तो धारा किधर प्रवाह, धारा लिख लो भाई, ठीक है ना, आज लिख लो सारी बातें, फिर मत कहना। धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है जी, तो आपको सबको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, पता है ना आपको, बैटरी से निकाली होगी, की ओर, तेरी ओर खींचा चलाऊंगा ना। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, ठीक है। उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की होता है, निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होता है, ठीक है। याद कर लोगे, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, हो जाएगा। अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव पता है, और ये पता है भी इसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत पता है, एक चीज भी पता है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, आपने अगर थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी है तो। और भी हो सकता है क्या कहीं, धन आवेशित से ऋण आवेशित की ओर होता है, बस इतना याद कर लो आप। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। धारा किसको कहते हैं, धारा की इकाई आपको सबको पता है, मुझे पता है, फिर भी लिखा देता हूँ, एम्पियर होती है। एम्पियर ने इसको वैज्ञानिक था जिसने बताया था, वो होती है। अब इसमें आंसर क्या दिया है, धनायन से ऋणायन की ओर होता है, ऋणायन से धनायन, वही दिया है भाई, देखो। अरे वाह जी वाह, झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो है। ये लिखो, किसकी ओर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव से क्या होता है, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो धन, धनागर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उससे नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, ठीक है ना। और धारा का प्रवाह अगर सेल के अंदर पूछे, ये क्वेश्चन बता देना आप, है ना, सेल में धारा का प्रवाह दिखाई दे जाएगा क्या, सेल के अंदर धारा का प्रवाह किधर होता है, अंदर है धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है बताइए, ठीक है। बस इतना आगे आपको, तो आप जीनियस हो, लाइन में लग गए, रिजल्ट निकाल दिया आपको, होठ सूख गए यार। जय हो बाबा तेरी। बल विद्युत रेखाएं सदाओ कहाँ से कहाँ निकलती है, अरे बताओ, बताओ, कोई बताएगा क्या, हाँ जी बता देंगे, देखो। बल की विद्युत, एक एक क्वेश्चन आपका थ्योरी के अंदर करवाया हुआ है, आरंभ होती है, रेखाएं कहाँ से कहाँ आरंभ होती है, ये आपके पास आवेश है एक, और ये आवेश है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दो आवेश, ठीक है ना।
अगर वो पॉजिटिव से कहाँ निकलेगी, उस सिरे के अंदर, यहाँ से निकलेगी और यहाँ चली जाएगी, यहाँ से निकलेगी 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 यहाँ चली जाएगी। ठीक है, दो बातें याद रख लेना इसकी। ये जो बल रेखाएं होती है कहाँ से निकली, धन आवेश से निकली और कहाँ जाकर समाप्त हो गई, ऋण आवेश में समाप्त हो गई। यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। इनकी गति कौन सी होती है, तो धन आवेश से ये ऋण की ओर जाती है। ठीक है ना। और दूसरा याद कर लेना, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे के समांतर होती है। गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया ना, चलो छोड़ दो इसको, समांतर वाला कहाँ आ गया। ठीक है ना। और ये जो विद्युत क्षेत्र जो है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री की, यानी विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक है ना, लंबवत होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव से किधर जा रही है, नेगेटिव की ओर, यानी नेगेटिव में जाके समा जाती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके समा जाती है। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ो, धन आवेश और समान आवेश पर समाप्त हो जाती है। धन आवेश और अनंत तक जाती है, मतलब ही नहीं है। धन और अन्य आवेश तक जाती है। धन आवेश और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी इसने कहा है पॉजिटिव जो चार्ज होता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे निकलती है। ठीक है ना। रेखा कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। ठीक है ना। यानी घर से निकलती है, स्कूल जाती है बेचारी, और कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर समझ में आ रहा है तो डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं सोचूं क्या हो गया भैया। अगला क्वेश्चन है, वीडियो घंटे घंटे की 2 बन सकती थी, लेकिन बनाई नहीं है मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे, 2 दिन में एक दे देंगे चाहे, लेकिन देंगे जरूर। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, बताइए रे, अरे बताइए क्या होता है जी, कुछ नहीं होता भाई। मतलब दो, ये होता है एटम। ठीक है, और एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। सामान्यतः जो होता है वो क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर इस कंसेप्ट पे जुड़ा हुआ है। सामान्यतः जो एटम होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, कोई चार्ज नहीं होता उस पर, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक समान होते हैं, नॉर्मल। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई एटम के अंदर प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी प्रोटॉन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप कहोगे जी प्रोटॉन पे तो आपने बताया था पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आपने बताया था, इलेक्ट्रॉन पे बताया था नेगेटिव चार्ज होता है, और समान चार्ज होता है, लेकिन होता नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव समान हो तो ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाता है। इसलिए सामान्यतः जो नॉर्मल एटम होता है वो उदासीन होता है। अगर ये एटम किसी एक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ले ले, मान लो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, प्रोटॉन के बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और कोई और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले कोई एटम, तो इसके पास प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से कम हो जाएगा। तो यानी जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, वो कैसा आवेश रखेगा, नेगेटिव। ठीक है, और इस एटम को फिर एटम ना कह के हम आयन कहेंगे, क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। और कौन सा आयन कहेंगे, तो ऋण आयन कहेंगे, यानी एनायन कहेंगे। कौन सा कहेंगे, ऋण आयन कहेंगे। ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, किससे, प्रोटॉन से। यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो एटम क्या हो जाता है, एटम पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्या हो जाता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से। उसको ऋणायन नहीं धनायन कहते हैं, क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं।
ठीक है, समझ में आई बात। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा एटम के पास प्रोटॉन से, वो एटम क्या हो जाएगा, वो एटम आपका क्या हो जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और उसको हम ऋण आयन कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, ऋण आयन। तो ऋणात्मक चार्ज बॉडी क्या कह देंगे, ऋणात्मक चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, उसको बॉडी, ठीक है ना। और वैसे कहते हैं क्या, मैंने बता ही दिया आपको, अच्छी तरीके से समझा दिया, अगर समझ में आई हो बात तो, ठीक है ना। ये बातें आप सुनने की होती है, उसको सुना करो, जो लिखने की है मैं बता दूंगा। अगर अलग तरीके से क्वेश्चन करवाने हैं, जो पहले करवाया था 2 वीडियो में, उससे करवाने हैं, मैं 3-4 वीडियो डालूंगा अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, जो पसंद आए वो बता देना, वैसे ही करवा देंगे। देखो भाई, द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश का क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्या होता है, यानी द्रव के अंदर जो आवेश होता है ना, वो सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। यानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है, सरफेस में। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा बस। नेगेटिव है किसी के पास तो वो नेगेटिव कहाँ हो जाएगा, उस सतह पे इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा। द्रव के तले में, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर कहाँ हो जाएगा, ऊपरी पृष्ठ पर स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा ज़्यादा करने की कोशिश करें, बस स्पीड बढ़ा दें भैया। धनात्मक विद्युत आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहा जाता है। अब थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी, आयन जो है, ठीक है ना, मान लो एटम है, एटम जो है, पॉजिट्रॉन, ऋण आयन, छिद्र आयन, धनायन, परमायन, ठीक है, धनात्मक बोला इसने, और होता तो मैं और बता, धनात्मक एटम जो है, एटम अगर सामान्य है वो क्या कहलाता है, सिर्फ एटम परमाणु ही कहलाता है। अगर वो क्या है, उदासीन है, तो उसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटम, ठीक है ना। अगर कोई एटम पे क्या आ जाए, एटम पे चार्ज आ जाता है, मान लो उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, आपको जी आपने बताया था, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर कोई एटम मान लो, परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, त्याग करने पर इलेक्ट्रॉन कम तो ऋण आवेश कम, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, तो इनको जब त्याग कर दे या ग्रहण कर ले तो उसको हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव जो आयन है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव आयन है तो उनको क्या कहा जाता है, ऋणायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋणायन, ठीक है। यानी उसका दूसरा नाम इंग्लिश में है एनायन, ठीक है। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव आयन या धन आयन, क्या कहलाएंगे, धन आयन। और धन आयन को दूसरा नाम केटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायन। तो ये भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। यानी आयन क्या है, कोई चार्ज यानी कोई आवेश के साथ एटम है, उसी को हम आयन कहते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो वो यहाँ पर क्या कह देता, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं, तो धनायन कहते हैं। वो कह देता ऋणात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं, तो ऋण आयन कहते हैं। यानी अगर वो यहाँ पर क्या दे देता, धनात्मक की जगह ऋणात्मक दे देता, ऋणात्मक दे देता, तो उसका आंसर ये हो जाता। और उसने धनात्मक दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना, क्लियर है। हाँ जी, अरे वाह, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आपके चेहरे की, आपकी सरकारी नौकरी आपकी तरह आया है क्वेश्चन। विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है, कुछ भी हो चाहे कुछ भी कह दे, अपने को वो याद रखनी है जिसमें क्या हो, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन हो। जिसमें प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन हो, वो परमाणु जो होता है, वो परमाणु जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, विद्युत के लिए न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, ठीक है ना, उदासीन होता है। और मैंने फिर पहले बात बता दी थी, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, थ्योरी के अंदर ही बता दी थी मैंने।
क्योंकि अपन ने तो पढ़ रखे हैं पहले से भाई। इनमें फोटोन कोई जिक्र नहीं है, इनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, बस दूसरा ही आंसर आपका कौन सा है, प्रोटॉन के बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का कोई चक्कर नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे संबंधित है, नाभिक से संबंधित है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या जोड़ दी जाती है तो उसको परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है ना। और अगर प्रोटॉन अकेले को गिना जाए तो उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्लास लंबी ना होती तो मैं एक क्वेश्चन से कम 20-30 क्वेश्चन और करवाता आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ना रे तत्वों में सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तत्वों में सबसे छोटे कण को एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है ना, परमाणु कहते हैं। ठीक है, अणु क्या होता है, एक ही परमाणु से बना हुआ, एक ही प्रकार के परमाणु के संयोग से जो बना होता है, संयोग से बना, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे O प्लस O है, ठीक है, O2 बनाएगा तो इसको हम क्या कह देते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के, और एक ही प्रकार के जब परमाणु से कोई पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहते हैं, तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व भी कहते हैं ना। तो ये O प्लस O यानी ऑक्सीजन का अणु है। क्या है, अणु है। ठीक है ना, ओ मॉलिक्यूल। ठीक, नाभिक पता ही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, तो उसको क्या कहते हैं, अणु। और छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र है, विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है, महर्षि कर्णाद ने बताया था। उसके बाद आपके जॉन डाल्टन ने बताया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिक का जो द्रव्यमान है संपूर्ण द्रव्यमान माना जाता है। इसको 10⁻⁹ ये चीजें सारी बता देता मैं। ठीक है ना, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर यानी फर्मी मीटर में मापी जाती है। तो ये चीजें हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने पहले बता रखी है थ्योरी के अंदर। ठीक है, समय को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे जोर दिया जा रहा है बस। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश कौन सा होता है, तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, कितना होता है ये भी बता देंगे। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁹ गुलाम। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है 1.6 गुणा 10⁻⁹ गुलाम के बराबर होता है। ठीक है, ये चार्ज होता है। क्लियर है, ये और ये, बस इतना याद रखना। इस पे नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोनों में समान होता है, लेकिन एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन पे कौन सा है, तो आप कहोगे जी धन आवेश होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। बस हो गए भाई। ठीक है, अरे 1 घंटा 48 मिनट हो गई यार। ठीक है, स्पीड करके देख लिया करो वीडियो, जब आप क्वेश्चन देखो तो मैं आपको बताता हूँ, 2 की स्पीड से कम देखा करो। ठीक है ना, और लिखते हो तो आप रोक रोक के लिख लिया करो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, स्पीड बढ़ा के देखा करो, क्योंकि वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखोगे और मज़ा आएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में, आप तैयारी रेगुलर रखिए बस।
एग्ज़ाम कभी हो आपका क्लियर होना चाहिए। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कोई, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है तो आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा। यानी उसी रास्ते पे आपको चलना है जिस रास्ते पे आपको चलाया जा रहा है। तो आप क्या करिए, क्योंकि भगवान अपने आप रास्ता नहीं दिखाता, रास्ता दिखाने के लिए बंदे भेजता है। और हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं क्योंकि हम भी जो आपके क्या भगवान के ही बंदे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, आप हो वहीं से। तो हम भी यही चाहेंगे भी सबके सब जितने भी मेरे से पढ़ते हैं वो सारे के सारे कामयाब हो, क्योंकि दुनिया के अंदर दो ही इंसान ऐसे हैं जो ये सोचते हैं भी उसकी तरक्की हो। ठीक है, एक टीचर अपने स्टूडेंट की तरक्की चाहता है और दूसरा बाप अपने बेटे की तरक्की चाहता है। दुनिया में और कोई कोई भी बंदा आपकी तरक्की नहीं देखना चाहता, आपको आगे बढ़ना देखना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता भी मेरे से आगे बढ़े। आपका दोस्त आपको ये कहेगा बहुत बढ़िया आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा भी मेरे से आगे बढ़े। ये आप कभी भी देख लेना, आप साथ में दोस्त के जाते हो, पार्टी ब्याह में जाते हो, वो अपने आप को ज़्यादा आगे रखता है, ठीक है ना, कोशिश करता है जहाँ पे जाता है। आपकी बढ़ाई कभी नहीं करता, आपकी तारीफें कभी नहीं करता। यानी कोई ये नहीं चाहता वो आपसे, यानी मैं किसी के लिए, मेरे दोस्त के लिए अगर ये मतलब कहना चाहूँ तो ठीक है, तो कोई भी एक जिलस होती है कि मतलब जेलसी फील होती है कोई भी जाए तो, ठीक है। तो हर कोई बंदा ये चाहता है आगे बढ़े, लेकिन वो यह नहीं कभी चाहेगा भी मेरे से आगे बढ़े। लेकिन एक बाप और एक टीचर ऐसा होता है जो ये कहता है भी आप टीचर पढ़ा के आपको ये कहेगा आप साइंटिस्ट लगो, आप आईपीएस लगो, आप आईएएस लगो, आप वो जाओ, आप ये करो, आप डॉक्टर लगो, ठीक है ना। यानी टीचर एक ऐसा होता है जो अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि उसमें उसकी क्या है, प्रशंसा है, उसका दिल खुश होता है। क्योंकि मेरा स्टूडेंट कभी कहेगा जी किससे पढ़े हो, बोले वहाँ से पढ़ा था जी, ठीक है। कल आप लाइन में लगे और तैयारी करोगे, आपको बोलो किससे पढ़ के लगे थे, कहेगा यार बलवंत सर नाम से एक चैनल था, वहाँ पे हम पढ़े थे, सारे क्वेश्चन मिल गए थे हमें और हम नौकरी लग गए। ठीक है, कहीं पे मिलोगे हंस बोल के बतला लोगे सर नमस्कार, हम आपसे कहीं 2 क्वेश्चन पढ़े थे और हमारे काम आ गए तो हम नौकरी लग गए। तो बस उतना ही काफ़ी है। हो सकता है मेरे घर के पास आपकी ड्यूटी आ जाए, कभी तार जरूर ठीक कर देना भैया, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला करें, क्योंकि कर भला हो भला, जितने बच्चों का आप भला करोगे आप उतना ही आपका भला होगा। आपके अंदर भगवान देखता है भी आपने कितने लोगों का भला किया, तो आपको जल्दी ही नौकरी लगाएगा। जल्द ही आपका 2023 के अंदर, मैं कहता हूँ दावे के साथ, आप 2023 के अंदर आपको नौकरी मिलने वाली है, आप अगर इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे तो। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करेगा और 101 डेफिनेटली करेगा, क्योंकि आप मेहनती बंदे हो भाई।